तो चाहे वो आरपीजी राउंड या फिर उसके बाद जेवलिन या स्ट्रिंगर का इस्तेमाल करके उस पूरे एक और एरिया बड़ी खबर ये आ रही है मनीष की यूक्रेन ने रूस का फाइटर जेट गिराया है। Su-34 फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है और यह दावा लगातार बार बार किया जा रहा है। हमारे साथ विंग कमांडर मौजूद है। विंग कमांडर अभिषेक, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह बड़ी खबर है तस्वीरों के साथ Su-34 को गिराना, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? एयर सुपीरियोरिटी की बात। देवनाथ सर, आप भी बताएं, आप खूब फाइटर पायलट रह चुके हैं। देवनाथ सर, जरा इसको बताइए कि क्या पॉसिबिलिटी है और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, क्या ढांचा देख के क्या लग रहा है, किस तरह का हो रहा होगा ये एक्सीडेंट? जी हाँ, ये देख के लग रहा है कि जो रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट था उसको यूक्रेन की सरफेस टू एयर डिफेंस प्रणाली ने शूट डाउन कर दिया है। मेरा कल तक ये मानना था कि अब तक रूस ने इस युद्ध के दौरान यूक्रेन की जो एयर डिफेंस प्रणाली है उस पर करीबन 70% डिग्रेडेशन कर दी है, लेकिन लगता है कि किसी विशेष सोर्स से शायद उनको स्पेयर पार्ट्स फिर से मिल गए हैं और यूक्रेन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को फिर से थोड़ा मरम्मत कर ली है, रेक्टिफाई कर ली है और उनके रेडार सिस्टम फिर से चालू हो गए हैं। आपको मैं इसलिए बोलना चाहूं क्योंकि आप हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन इंफॉर्मेशन अभी आ गई है कि इसको एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार के गिराया और आपने देखते ही बोला था कि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मार गिराया। सर, कितना मुश्किल होता है एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना, खासकर फाइटर्स के लिए जो हम देख रहे हैं अभी? हाँ, देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब एक फाइटर प्लेन शत्रु के ऊपर अटैक करने जाता है तो उसको मालूम है कि दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन से या सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम से फायर करेगी। इसके लिए हर फाइटर एयरक्राफ्ट में दो चीजें होती हैं। एक, उसके ऊपर कॉकपिट के सामने एक सिस्टम होता है जिसको हम रूसी भाषा में बोलते हैं SPO-10। मैं MiG-23 उड़ाता था, मेरा SPO-10 मुझे बताता था एडवांस में कि शत्रु का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी जो MGR है यानी मिसाइल गाइडेंस रडार है वो किस तरफ है। इससे मुझे अंदेशा रहता था मेरे ऊपर हमला दाएं तरफ से होगा या बाएं तरफ से होगा। इसके बाद मेरे वोल्नोवा जगह है जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसे ध्वस्त किया गया। वोल्नोवा जो है वहां पर Su-34 लगातार बॉम्बिंग कर रहे थे और इस पूरे लोकेशंस को कर रहे थे। एक और तस्वीर आ रही है, ये निकोलोव की तस्वीर है जहां पर इस समय एक साथ जो मोल्टोवा कॉकटेल है उसका इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद जो वहां पे आर्मर्ड कॉलम्स और मैकेनाइज्ड कॉलम्स थे, यानी जो रशियन आर्मी के जो टैंक्स और साथ में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और फिर जो सिविलियंस थे उस एरिया पे जितने भी रशियन फोर्सेस के लोग थे उनको भगाने की कोशिश की गई। विंग कमांडर अभिषेक, जब ये तस्वीरें दिखाई देती हैं जब वहां पे सिविलियंस खुद आगे बढ़ के यूक्रेनियन फोर्स के साथ मिलकर रशियन आर्मी का सामना कर रहे हैं, कितने दिन और खिंच सकता है ये? क्योंकि रशियन ये कह रहे हैं कि आप जाएं, सुरक्षित ठिकानों तक जाएं, क्योंकि ये लड़ाई सीधा सीधा आमने सामने की है। सर, साथ में एक भाई जवाब भी दीजिएगा कि ये जो देख रहे हैं हम लोग, क्या मोल्टोवा जो कॉकटेल हम बोल रहे हैं पेट्रोल बम से क्या जला सकते हैं ऐसे गाड़ियों को? देखिए, ये सुपरफिशियल और सरफेस पे लगी हुई आग दिख रही है जो इन पर्टिकुलर फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स में दिख रही है। इसमें डैमेज टैंक्स को नहीं दिख रहा है। देखिए, अगर इसलिए आप ये मान सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है कि मोलोटोव कॉकटेल्स की वजह से कुछ देर तक, क्योंकि ऑयल स्पिल होता है वो थोड़ी देर तक फायर कैच करता है और बहुत लंबा क्लिप नहीं है जो दिखा सके कितनी देर में आग बुझ गई। हालांकि ये भी है कि जैवलिन वेपन सिस्टम जो है, जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है, वो भी बड़ी मात्रा और बड़े नंबर्स में इस वक्त सिविलियंस और फौज के हाथों में हैं। इसकी वजह से बख्तरबंद जो इनके फॉर्मेशंस हैं उनको काफी खासा नुकसान और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन में रूस के हमले की सबसे भयावह तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। चेरनीहिव में रूसी हमले में 33 नागरिकों की मौत हुई है। मिसाइल हमले में कई घर तबाह हो गए, सड़कों पर लाशें बिछ गई हैं, हर जगह खौफ का माहौल हो गया है। रूसी हमले में अब यूक्रेन के नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा है और यह सबसे दर्दनाक तस्वीर जहां 33 नागरिक मारे जाने की जानकारी सामने आ रही है और ये मिसाइल अटैक के बाद की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जिसमें लोग इस हमले के बाद अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। तो इस तरीके से 2 से 3 मिसाइलें आप देख सकते हैं। अरे काफी हैं ये। 8 नहीं, दरअसल जिस क्लस्टर बम की बात कर रहे थे वो इन सब एरियाज पे बॉम्बिंग करने की बात कर रहे थे, इसीलिए जिस तरीके की बॉम्बिंग की गई और लगातार एक एक करके जो उन पूरे एरियाज पे टारगेट किया गया, इन्हीं को बेस बनाकर यूक्रेन इस बात को कह रहा है कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल इस समय रशियन एयरफोर्स कर रही है और वो लगातार उन एरिया को टारगेट कर रहे हैं जहां पे सिविल लोग रह रहे हैं। हालांकि रशियन फोर्सेज ने बिल्कुल कहा कि सिविल एरिया नहीं बल्कि डिफेंस इंस्टॉलेशंस,
कमांड कंट्रोल सेंटर, रडार स्टेशंस, एंटी एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशंस, उन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए तस्वीरों में आप देखें 1-2 से लेकर कुल मिला के 8 की संख्या में जो बॉम्ब है वो गिरे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है मनीष, वो भी बता देते हैं, उसके बाद फिर से हम लौटते हैं। आखिरकार जिस तरह से अलग अलग एयर जगह पे एयर अटैक्स दिख रहे हैं, अब यूक्रेन के ओर से बताया जा रहा है कि मारियापोल में रूस बड़ा अटैक कर सकता है। मारियापोल में बिल्डिंग पर हमला हुआ है, मिसाइल यहां पर दागे गए हैं। आपको बता दें कि मारियापोल अब कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा सेंटर बन चुका है, क्योंकि यहां पर अब रशियन फोर्सेस और साथ ही साथ डोनेट्स्क के जो फोर्सेस मौजूद हैं। एक बार तस्वीर देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं हम क्या हो रहा है यहां। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक ही जगह पर टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं, एक से लेकर 2 बार या 3 बार यहां पर अटैक किया गया है। देवनाथ सर, ये एयर अटैक हो रहा है, इससे पहले हमने जो तस्वीर दिखाई थी जिसमें बताया था किस तरह से 8 वहां पर बॉम्ब्स हमने गिरते हुए देखे हैं, तो जरूर ये एयर अटैक हुआ होगा। किस तरह का अटैक था और किस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ और किस तरह के टारगेट को उन्होंने किया होगा आइडेंटिफाई? देखिए, इस हमले में आप गिन सकते हैं कि करीबन 8 बॉम्ब टारगेट एरिया के ऊपर गिराए गए हैं। इन बॉम्ब्स में डिलेड फ्यूज सिस्टम लगाया गया है ताकि वो एक एरिया के ऊपर 100 मीटर चौड़ा और 200 मीटर लंबा एरिया के ऊपर गिरकर टारगेट को नष्ट करें। आप ये भी देख सकते हैं कि बॉम्ब गिरने के बाद ही वहां जो धमाका होता है उसमें फ्लैश, फायर एंड स्मोक दिखाई दे रहा है। उसका मतलब ये है कि हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा हुआ है, जिसका मकसद है टारगेट के ऊपर आग लगाना और टारगेट में वहां पर अगर पेट्रोल डीजल के इंस्टॉलेशंस हैं तो उसको भी धुआंधार तरीके से नष्ट कर देना। बिल्कुल। अब खेरसॉन की तस्वीरें देखिए। खेरसॉन में यूक्रेन के सैनिकों ने कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया है। उस काफिले की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, एक के बाद एक। कई टैंक जो कतारबद्ध जा रहे थे, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट विंग कमांडर अभिषेक बता रहे थे कि जेवलिन मिसाइल है यूक्रेन के सैनिकों के पास और वो काफी घातक साबित हो रही हैं और उसी का असर है कि जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं या फिर टैंक्स हैं, बिल्कुल वो एकदम सिटिंग डक्स साबित हो रहे हैं। हम जानेंगे आखिरकार किस तरह से हमला किया होगा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी बता देते हैं। यूक्रेन में मल्टीपोल में घुसे रूसी सैनिक। मल्टीपोल में आप देख रहे हैं, मल्टीपोल जो शहर है, ये हम जो आप दिखा रहे थे आपको ज़ापोरिज़िया, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर इस वक्त रूस ने कब्जा किया है, उसी का एक बहुत बड़ा शहर है। और वहां पर देखिए किस तरह से जो पब्लिक है विरोध कर रही है रशियन फोर्सेस का। और इसीलिए इस जगह पर हवाई फायरिंग करने को जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने हवाई फायरिंग की थी। देखिए, बड़ा ही क्लियर पैटर्न है एक, अगर उसको स्टडी करें। जैसे हम साउथ से शुरू करते हैं तो खरसौन हुआ, उसके बाद जेपोरिजिया हुआ जहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट है, उस फर्दर नॉर्थ नीप्रो आ जाता है और उसके बाद थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट मूव करते हैं तो फाइनली राजधानी कीव पहुँचते हैं। ये सारे के सारे शहर और जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं ये सब नीपर नदी के साथ लगे हुए हैं। जो जैसा कि पहले से हमें पता है कि जो ईस्टर्न पार्ट्स, चाहे वो डोनेट्स्क हो, लुहांस्क हो और उसके अलावा नीचे मारियोपोल तक माने, तो ईस्टर्न पार्ट्स जो हैं मेजरली जो हैं प्रो रशियन या रशियन स्पीकिंग लोगों की एथनिसिटी वहाँ पे ये है। तो रशिया का क्लियर कट जो 3 तरफ से हमले हो रहे हैं, ऊपर खार्किव, देन साउथ में मारियोपोल तक और सदर्न साइड से क्रीमिया की तरफ से, तो कोस्टल और जो जितने हार्बर्स हैं वो तो ऑलरेडी कंट्रोल में ले लिए हैं। तो लैंडलॉक कंट्री बनाकर जो ईस्टर्न पार्ट है, जो प्रो रशिया है, उसको आइसोलेट कर देना, ताकि कल को जब आप काबिज हो जाते हैं सेंटर में कीव पे सरकार बना के, तो आपको रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़े। एंड इन एनी केस आपने बफर जो था अपना वो काफी बड़ा कर दिया और नीपर नदी तक ले गया। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि अब लड़ाई कहां तक पहुंची है और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर बम, लगातार हम आपको बता रहे, क्लस्टर बम का इस्तेमाल करने का दावा कर रही है यूक्रेन की जो रशियन फोर्सेज है, क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जैसा हम बता चुके हैं कि एक और हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, चेरनिव की तस्वीर थी जिसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन खार्किव में जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, जो इस्तेमाल किया गया, जिसको दावा कर रही है वहां की यूक्रेन की मीडिया, क्या यह क्लस्टर बम है या नहीं, इसके बारे में हम छोटा सा एक जवाब ले लेते हैं देवनाथ सर से, क्योंकि आपने बताया था कि क्या हो सकता है। जी हाँ, ये या तो क्लस्टर बम है या इनको ऊबा 32 और ऊबा 64 नाम के रॉकेट फायरिंग प्रणाली है, उससे फायर किया गया है। इसमें 57 मिलीमीटर के कैलिबर के बॉम्बलेट्स होते हैं, जिनमें वॉरहेड जो है वो टारगेट के ऊपर पेनिट्रेट करके फटता है। आप देख सकते हैं कि ये जो रॉकेट्स हैं, ये इनमें थोड़ी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, यानी जब फट रहा है तो फ्लैश आप देखेंगे एक दिशा की तरफ जा रहा है। उससे ये भी लग रहा है कि इन वॉरहेड से व्हीकल्स, टैंक्स, आर्मर्स को
एम किया जाता है ताकि उनमें आग लग जाए, उनमें छेद हो जाए और उसके अंदर जो पेट्रोल डीजल की टंकी है वो फट जाए। सर, ये बहुत बार-बार कहा बेहतरीन जा रहा है ढंग से कि एक चीज बताई क्लस्टर पवन। बॉम्ब है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर रोक क्यों है जिनेवा कन्वेंशन के तहत, और क्यों यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है? हाँ, मैं आपको बता दूं, जेनेवा कन्वेंशन के तहत क्लस्टर बॉम्ब पे बैन लगाया गया है, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब एक सिस्टम होता है जिसमें एक बड़ा सा बॉम्ब होता है, समझिए 500 किलो का, और उसकी लंबाई रफली होगी 8 फुट, चौड़ाई होगी रफली 2 फुट। जब इसको गिराया जाता है तो ऊपर का जो छिलका है, उसका जो कवर है वो खुल जाता है और उसके अंदर 147 छोटे छोटे बॉम्बलेट्स, जैसे अनार के अंदर अनारदाना होते हैं उस तरह से 147 बॉम्बलेट्स निकल जाते हैं। हर बॉम्ब का वजन 1.1 केजी होता है। तो क्या होता है, ये जो है जमीन पर अनगाइडेड होते हैं, तो ये जब जमीन पर गिरते हैं तो एक कॉरिडोर यानी 100 मीटर चौड़ा और करीबन 200 मीटर एरिया में वो स्प्रेड हो जाता है।